हेलो साथियों, स्वागत है आपका देसवाल कॉमर्स क्लासेस में। साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने बैंकिंग कंप्लीट किया। बैंकिंग लेक्चर आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं देखा है अभी आपने तो आप देख लीजिएगा उसे। हमारी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में वो ऐड हो चुका है ऑलरेडी। दोस्तों, आज हम अपनी नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, ये यूनिट अपने आप में बहुत भारी यूनिट है। 12 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लेके आएगी। अगर आपकी ये यूनिट बहुत अच्छे से हो जाती है तो 12 नंबर आप पे कहीं नहीं गए। बहुत मजा आने वाला है इस यूनिट को पढ़ने में दोस्तों। देन बिना कुछ देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेट्स बिगिन। चलिए आइए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। दोस्तों, हमारी इस यूनिट के पहले टॉपिक का नाम है सब एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड की जो थ्योरी है ये सब कीन्स दादा ने दी है। दादाजी का नाम क्या है यहां पर? कीन्स, यानी हम कीन्स थ्योरी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहां जो भी चीजें मैं बताऊंगा या जो भी हम अजम्पशंस लेंगे वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होंगी, वो कीन्स के अकॉर्डिंग होंगी। तो आप यहां पर सारी की सारी चीजें जो भी पढ़ोगे वो एज्यूम करके पढ़ोगे कि ये कीन्स बोल रहे हैं, यानी दादाजी बोल रहे हैं। समझ में आ गया? आइए मेरे साथ साथ। तो सब एग्रीगेट डिमांड में सबसे पहले हम एग्रीगेट को समझते हैं। एग्रीगेट क्या होता है? दोस्तों, एक बात बताइए, आप 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था डिमांड। वहां पर हम क्या स्टडी करते थे? वहां पर हम इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते थे, यानी एक इंसान की क्या डिमांड है, राजू क्या चाहता है, राम क्या चाहता है, एंजल प्रिया क्या चाहती है। यस या नो? तो हम 11th क्लास में इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते थे। एक फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है उसके बारे में हम स्टडी करते थे। तो वो इंडिविजुअल डिमांड थी साहब, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे। लेकिन यहां पर एक कंज्यूमर को नहीं साहब, यहां पर पूरे भारत देश में, हमारी पूरी इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स की डिमांड होगी वो क्या चाह रहे हैं हम इसको स्टडी करेंगे। हमारे पूरे भारत देश की, हमारी पूरी इकोनॉमी की फर्म्स क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, कितना प्रोड्यूस कर रही हैं, हम उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में। आइए मेरे साथ साथ। एडी इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी यहां पर एक्सपेंडिचर को टोटल करने के लिए बोला जा रहा है। डेट द पीपल्स प्लान टू इंकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, यानी कि लोग जो भी प्लान कर रहे हैं खर्चा करने के लिए किस पर? गुड्स पर और सर्विस पर, किसी भी इकोनॉमी में। और ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, यानी एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर करॉस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, यानी अलग अलग इनकम के लेवल पर। तो दोस्तों, यहां पर क्या बता दिया कीन्स ने कि एडी क्या है? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर है। समझ में आ गया? तो देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, एडी इज इक्वल टू टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी टोटल एक्सपेंडिचर को ही हम क्या बोलते हैं? एडी बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं तुमको ना पुरानी यूनिट में लेके चलता हूं। एक पुरानी यूनिट हमने पढ़ी थी नेशनल इनकम। वहां पर हम उन लोगों ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखा था। कौन से मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड से। बता सकते हो उसका फॉर्मूला क्या था? तो साहब उसका फॉर्मूला था, यानी टोटल एक्सपेंडिचर कौन से थे? तो सब पहला था इसमें जो कि हाउस होल्ड के द्वारा हो रहा है। यस या नो? जो लोग घरों में रह रहे हैं उनके द्वारा हो रहा है। तो ये कौन सा था साहब? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये था। दूसरा वो था जो हमारी भारत सरकार कर रही है, यानी सरकार। तो दोस्तों, जो सरकार कर रही थी वो कौन सा खर्चा था? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFCE। इसके बाद तीसरा कौन सा था साहब? तीसरा था जो फर्म इन्वेस्टमेंट करके कर रही थी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF, ये तीसरा था। और चौथा खर्चा था साहब नेट एक्सपोर्ट, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो रहा था, नेट एक्सपोर्ट। ये हमारा चौथा खर्चा था। तो ये दोस्तों कहां से हो रहा था? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये वो खर्चा था। GDCF यानी जो फर्म कर रही थी, ये फर्म के द्वारा हो रहा था, फर्म्स, और ये भारत सरकार के द्वारा हो रहा था। यस या नो? ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में फॉर्मूला था। हम सबको जोड़ रहे थे, तो जोड़ने के बाद में साहब हमारी टोटल क्या आ रही थी? यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर आ रही थी। यस या नो? इन सबको जोड़ दिया जा रहा था और इसके द्वारा हम बाद में क्या निकाल रहे थे? नेशनल इनकम निकाल रहे थे। जी, यस या नो? सुनिए अब,
यहां पर कीज दादा ने क्या बोला है कि एडी भी टोटल एक्सपेंडिचर ही है, यानी इन सबको जोड़ दो वो भी एडी ही होगा। समझ में आया? तो एडी तो हम सब पहले से निकालना जानते हैं, फिर तो बिल्कुल निकालना जानते हो, लेकिन दोस्तों चेंज क्या करना पड़ेगा, आप याद करो पहली यूनिट को। मैंने पहली यूनिट में ही आपको पहले लेक्चर में समझाया था कि हमारे यहां पर जो इकोनॉमी होती है वो 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होती है, यानी कि हाउस होल्ड, भारत सरकार, फर्म और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हमारे सिलेबस में आप लोग अभी क्या हो, नन्हे मुन्ने हो, अभी आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो आपको ना क्या बोला गया है कि आप इस इकोनॉमी के बारे में अभी मत पढ़ो, जब बड़े हो जाओ जब पढ़ना, और आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसको भी मत पढ़ो, जब बड़े हो जाओ जब पढ़ना। याद है ना जब मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाया था, तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ कौन से सेक्टर होते हैं, 2। कौन सा? एक होता है सब हाउस होल्ड और दूसरा होता है सब फर्म। तो हम अपनी इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर्स को स्टडी करेंगे, हाउस होल्ड और फर्म। समझ में आ गया जी? तो इनके अगर इनिशियल निकालें हम यहां पे, तो सब इनिशियल क्या निकलेंगे यहां पर, हाउस होल्ड से सी ले लेते हैं जिसको बोलेंगे कंजम्पशन, सी निकाल लिया यहां से। हम भारत सरकार से जी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको तो हमें पढ़ना ही नहीं है, राइट। यहां से हम दोस्तों फर्म यानी क्या कर रही है, इन्वेस्ट करती है, तो यहां से हम इन्वेस्टमेंट से आई ले सकते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा साहब, एंड एक्स। लेकिन न तो ये पढ़ना है आपको, नहीं ये पढ़ना है आपको, तो बताओ यहां पर एडी सम टोटल क्या होगा, यानी एडी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सी प्लस आई। यहां पर सी क्या होगा, इसको बोलेंगे हम कंजम्पशन, और यहां पर आई क्या होगा साहब, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर। तो देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो यानी एग्रीगेट डिमांड सम टोटल किसका होगा, कंजम्पशन का और इन्वेस्टमेंट का। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ देना, आपका एग्रीगेट डिमांड निकल के आ जाएगा साहब। अब हमको 2 ही चीजों को समझना है यहां पर कि कंजम्पशन क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई तो आपको एडी समझ में आ गया। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए अब हम सबसे पहले समझेंगे कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन को समझेंगे, आइए मेरे साथ साथ। तो देखिए दोस्तों कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में क्या लिखा हुआ है साहब, हाउस होल्ड परचेज गुड्स फॉर पर्पज ऑफ कंजम्पशन, यानी हाउस होल्ड यानी जब घर में आप लोग, हाउस होल्ड कौन, आप सारे लोग, आप लोग जो भी सामान कंजम्पशन करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए खरीदते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं साहब, कंजम्पशन बोलते हैं। अकॉर्डिंगली देयर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कंजम्पशन, उन्हीं को हम कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। तो मतलब क्या हुआ साहब, यानी आप लोग जो खर्चा करते हो डेली, ये सभी क्या है, कंजम्पशन है। यानी हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम करने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए जो खर्चा किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं साहब, कंजम्पशन बोलते हैं। तो दोस्तों ये हाउस होल्ड बोला जा रहा है, फर्म नहीं बोला जा रहा, याद रखिएगा। किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा। तो कंजम्पशन क्या होगा, जो हाउस होल्ड के द्वारा किया जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखो क्या लिखा हुआ है, सी क्या है यहां पर, कंजम्पशन। कंजम्पशन इज इक्वल टू एफ फंक्शन वाई इनकम। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, एफ मींस फंक्शन और वाई मींस इनकम। तो ये क्या बता दिया, ये बोला जा रहा है कि जो कंजम्पशन है ये फंक्शन है इनकम का। मतलब क्या हुआ सर, इसका समझ में नहीं आया। दोस्तों कंजम्पशन डिपेंड है इनकम पर, यानी जिसके साथ फंक्शन लगा होता है दूसरा वेरिएबल उस पर डिपेंड हो जाता है। तो कंजम्पशन डिपेंड किस पर है, इनकम पर। मतलब सर समझा दीजिए दोस्तों, ये बोलना चाह रहा है कि जब जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। आप ही खुद सोचिए, जब आपकी इनकम कम है आप कुछ चीजें कम खरीदोगे, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ने लगेगी आप क्या करोगे, मान लो आप 1000 रुपए कमा रहे हो, तो सिर्फ आप 1000 रुपए में काम चलाने की कोशिश करोगे। आपने अगर 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया, तो बताओ क्या आपकी कंजम्पशन वही रहेगी जो पहले थी या बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। यस या नो? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों वही बोला जा रहा है कि आपकी इनकम चेंज होगी तो कंजम्पशन चेंज हो जाएगी। तो इनकम पर डिपेंड है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन किसका फंक्शन है साहब, इनकम का फंक्शन है। समझ में आ गया? चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, देखिए मेरे साथ साथ। मान लीजिए इनकम आपकी कुछ भी नहीं है। अगर आपकी इनकम कुछ भी नहीं है तो कंजम्पशन कुछ होगी क्या? बोलिए जल्दी से, कमेंट करके बताएंगे। आपकी इनकम कुछ भी नहीं है तो आपकी कंजम्पशन कुछ होगी क्या? ओके चलिए, तो दोस्तों अगर आपकी इनकम 0 है तो कंजम्पशन
बिल्कुल होगी, क्योंकि इनकम नहीं है फिर भी हम भूखे तो नहीं रहेंगे, और हम भूखे रहेंगे तो हम मर जाएंगे। तो इनकम भले ही जीरो होगी बट कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो फिर भी होगी। यस या नो? भाई आप ही सोचो कि आपका अगर किसी महीने कोई कमाई ना हो, कोई आमदनी ना हो, तो क्या आप कंज्यूम करना छोड़ देते हो, खाना पीना छोड़ देते हो? और ये तो छोड़ो, चलो आप लोग जितने लोग भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, बताइए आपकी इनकम क्या है? आप कुछ कमाते हो? अभी कुछ भी नहीं कमाते हो। क्या कंजम्पशन भी नहीं है? आप खाते भी नहीं हो? यस सर खाते हैं। आपने कपड़े पहन रखे हैं, आप फोन यूज कर रहे हो, आप डेली खाना खाते हो, पिज्जा खाने चले जाते हो, है ना, मूवी देखने जाते हो, ये सारी चीजें क्या है? ये कंजम्पशन ही तो है। तो दोस्तों आप न कमाते हुए भी क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी इनकम जीरो है तो कंजम्पशन होगी ही नहीं। होगी। कैसे होगी? या तो आप पापा से पैसे ले रहे हो अभी, या किसी से लोन ले रहे हो, उधार ले रहे हो। यस या नो? अब अगर मान लो पापा की भी इनकम नहीं है, किसी महीने पापा की सैलरी नहीं आई, तो क्या कंजम्पशन जीरो हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि पापा की पुरानी सेविंग होंगी, हम उसमें से यूज करेंगे। यस या नो? या पुरानी सेविंग भी नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे? बोरो करेंगे, पैसा लेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी इनकम जीरो होती है तो भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होती है। तो हम मान लेते हैं ऐसे ही कि हमारी जो इनकम है जीरो है तो भी हम कंजम्पशन 60 का कर रहे हैं साहब, 60। समझ में आ गया? अब हमने क्या किया? इनकम को बढ़ा देते हैं। इनकम हमारी हो जाती है साहब 100, तो बताइए कंजम्पशन बढ़ेगी कुछ ना कुछ? यस बढ़ जाएगी। तो हम यहां पर कंजम्पशन कर देते हैं साहब 140, 140। अब हमारी इनकम और बढ़ जाती है, 200 हो जाती है, तो हमारी कंजम्पशन और बढ़ जाएगी। हम कर देते हैं साहब 220। हमारी इनकम और बढ़ जाती है, 300 हो जाती है, तो हमारी कंजम्पशन और बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी साहब? 300 हो जाएगी। हमारी इनकम और बढ़ जाती है, 400 हो जाती है, तो हमारी कंजम्पशन और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी साहब 380। हमारी कंजम्पशन बढ़ गई, यस या नो? और हमारी इनकम और बढ़ जाती है, और बढ़ा दीजिए, 500 कर दीजिए, तो हमारी कंजम्पशन और बढ़ जाएगी। तो यहां कर देते हैं साहब हम 460, 460 हो गई। तो देखिए जरा, जब हमारी इनकम जीरो थी तो हमारी कंजम्पशन कितनी थी साहब? 60 थी। यानी बिना किसी इनकम के भी हम कंजम्पशन कर रहे थे। तो दोस्तों जब हमारी इनकम जीरो होती है उस टाइम भी जब हम कंजम्पशन करते हैं तो इसको बोलते हैं हम ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको हम सी वार इससे डिनोटेट करते हैं। यानी कि जब आपकी इनकम जीरो होगी फिर भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगी, तो ये क्या होगा? हमारा सी वार। समझ में आ गया जी? चलिए आगे। जब हमारी इनकम 100 हो गई तो बताइए कंजम्पशन बढ़ी या नहीं? तो जरा देखो हमारी कंजम्पशन कितनी बढ़ गई है यहां पर। तो सर जो हमारी कंजम्पशन बढ़ी है यहां पर वो बढ़ गई है साहब 80, यानी 80 से बढ़ गई। हमने और कंजम्पशन बढ़ा दी इनकम बढ़ने से, तो यहां भी कंजम्पशन कितनी बढ़ रही है? 80 से बढ़ रही है। तो देखो यहां पर देख रहे होगे आप, इनकम हमारी 100 से बढ़ रही है हर पॉइंट पर, और जो हमारी कंजम्पशन है ये 80 से बढ़ रही है हर पॉइंट पर। यस या नो? बोलिए यस या नो। चलिए, तो दोस्तों यहां पर एक बात बताओ, इनकम के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ रही है या नहीं? बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं हम कि इनकम एंड कंजम्पशन दोनों का जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट। इनकम और कंजम्पशन दोनों का रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है साहब। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। डायरेक्ट मतलब यानी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट रिलेशन। दोस्तों अगर इसे हम डायग्राम पे दिखाएंगे, यानी कि जब हमारी इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रही है, तो डायरेक्ट रिलेशन यानी कैसे दिखाया जाएगा? इसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे हम। हमारी इनकम भी बढ़ रही है और हमारी कंजम्पशन भी बढ़ रही है। मतलब यहां पर अगर आप इनकम दिखा दोगे और यहां पर अगर आप कंजम्पशन दिखा दोगे, तो जब आपकी इनकम जीरो थी तो भी कंजम्पशन तो कुछ न कुछ थी, यानी 60 थी, तो यही क्या हो गया? इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस, यानी सी वार। यस या नो? लेकिन जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी 100 हो गई तो हमारी कंजम्पशन क्या हो गई है? जरा देखो, कंजम्पशन हमारी बढ़ गई है, 140 हो गई है, यानी हम यहां लिख देते हैं 140 ऐसे करके।
यस या नो? तो ये क्या हो रहा है, जैसे इनकम हमारी 200 हो जाएगी तो हमारी कंजम्पशन और बढ़ जाएगी, और बढ़ के कितनी हो रही है जरा देखो कंजम्पशन हमारी, ये हो रही है सब 220, तो ये होगी हमारी 220। तो दोस्तों इनको अगर हम मिलाएं तो देखो यहां पर ये क्या हो रहा है, ये इस तरीके से जितना ऊपर जा रहा है इधर जा रहा है, इतना ही नीचे इधर आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है सर, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। यानी कि हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो हमारी कंजम्पशन भी बढ़ रही है। तो ये कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में? डायरेक्ट रिलेशन है। समझ में आ गया साहब? तो दोस्तों यहां पर अगर हम एक चीज और देखते हैं, स्लोप ऑफ कंजम्पशन। स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ कंजम्पशन। तो दोस्तों स्लोप ऑफ कंजम्पशन को डिनोटेट करते हैं हम बी से। ओके, तो स्लोप ऑफ कंजम्पशन का मतलब होता है साहब B इज इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। मतलब कंजम्पशन में जो चेंज हो रहा है हर यूनिट पर, और हमारी इनकम जो बढ़ रही है, यानी डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा इनकम। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे साहब इसको स्लोप। समझ में आ गया? तो जरा देखो यहां पर ये 80 बढ़ रही है और ये कितनी बढ़ रही है? 100 बढ़ रही है। यानी डेल्टा सी कितना है हमारा? 80, और हमारा डेल्टा वाई कितना है? 100। तो अगर हम यहां लिख देते हैं 80 डिवाइडेड बाई 100, तो बताइए स्लोप कितना आ गया साहब? 0.80। यानी ये हमारा स्लोप आ गया। ठीक है जी। अब मैं आपको कंजम्पशन को निकालने का फॉर्मूला बताता हूं। C इज इक्वल टू क्या होगा? तो दोस्तों C इज इक्वल टू होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो हमने अभी ये समझी। यानी इनकम जीरो होगी तो ऑटोनोमस कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगी, इसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। C इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस B यानी कि स्लोप मल्टीप्लाई Y। Y क्या है सब? इनकम है। ओके, तो यहां पर हमको C पता है क्या है? कंजम्पशन। C वार पता है क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। B क्या है साहब? B बोलेंगे हम स्लोप। और Y क्या है साहब? Y हमारी इनकम। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं साहब? कंजम्पशन निकाल सकते हैं। यस या नो? तो दोस्तों C समझ में आ गया आपको, यानी कंजम्पशन समझ में आ गया आपको। कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, कंजम्पशन क्या होता है, राइट? अब दोस्तों हम चलेंगे एडी के दूसरे पार्ट पर, यानी एडी इज इक्वल टू क्या था? C प्लस आई। हमने C को समझ लिया, C को निकालना भी समझ लिया, मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया। अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे आई को, यानी इन्वेस्टमेंट को। समझ में आया? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को समझते हैं। आइए मेरे साथ साथ। चलिए दोस्तों, तो अब समझते हैं हम अपने अगले टॉपिक, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी C समझ लिया, अब आई को समझते हैं। आई क्या होता है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर परचेज गुड्स फॉर पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों यहां कौन खरीद रहा है? प्रोड्यूसर। यानी हमने अपनी इकोनॉमी का एक पार्ट, कंज्यूमर को समझ लिया, कंजम्पशन को समझ लिया। अब यहां प्रोड्यूसर खरीदेगा गुड्स, लेकिन किस लिए खरीदेगा? इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदेगा। अकॉर्डिंगली देयर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी प्रोड्यूसर भाई साहब जो भी खरीद रहे हैं, राइट, किसके लिए? यूज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे साहब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। ओके जी, कैसे? अभी समझते हैं। रिलेशन ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इज इनवर्स। यानी कि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का इनवर्स रिलेशन होगा। कैसे होगा हम वो भी समझेंगे। तो देखिए यहां क्या बोला गया है, इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है? फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो देखिए दोस्तों यहां वही लिखा हुआ है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एफ फॉर फंक्शन एंड आर क्या है साहब? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां क्या बताया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है ये फंक्शन है किसका? रेट ऑफ इंटरेस्ट का। यानी कि डिपेंड किस पर है इन्वेस्टमेंट? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा हमारा इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगा। मतलब क्या सर? समझ में नहीं आया। एक बात बताइए, एक प्रोड्यूसर है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहा है? बैंक से पैसा उठा के। उसने 5 लाख रुपए का लोन लिया और उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए यानी मशीनें खरीद ली उसने। ठीक है, तो बैंक वालों ने जो पैसा दिया है 5 लाख रुपया, वो मान लेते हैं 10% की ब्याज पे दिया है। ठीक है, आर कितना है? 10% है। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि अगर ये रेट बढ़ जाए, 10 की जगह 20% हो जाए, तो क्या अब प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन ज्यादा लेगा या कम लेगा? यानी अब इन्वेस्टमेंट वो कम कर देगा, यानी लोन कम लेगा। जब लोन कम लेगा तो उसके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। यस या नो? तो जैसे इंटरेस्ट के रेट बढ़ेंगे
इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर लोन नहीं लेगा और लोन नहीं लेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और जैसे ही इंटरेस्ट के रेट कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर ज्यादा लोन लेगा और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो जब जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर जब इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा, एंड आर जब हमारा डिक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। बोलो यस या नो। तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो फंक्शन है किसका साहब, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। चलिए अब देखिए साहब, इन्वेस्टमेंट जो है ये दो तरीके का होता है। पहला होता है साहब हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, ये इन्वेस्टमेंट बोलता है कि जब जब किसी प्राणी मात्र की इनकम बढ़ेगी, समझ में आया। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि वत्स अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट यानी मैं भी बढ़ूंगा। मतलब क्या हुआ सर, मतलब यह हुआ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 100 थी तो वो इन्वेस्ट कर रहा था 50। मान लीजिए उसी व्यक्ति की इनकम हो जाती है 200, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा देगा। ये बोलता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, यानी इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये इनकम है और ये इन्वेस्टमेंट है। ओके जी, तो इनकम के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ये कौन बोलता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। देख लीजिए, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मींस द इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्रोड्यूसर इन रिस्पेक्ट टू एन इंक्रीज इन इनकम। यानी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया, इसे हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दोस्तों यहां पर ये कैसा रिलेशन है बताओ, इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में? ये डायरेक्ट रिलेशन है, यस या नो। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, बोलिए यस या नो। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी डायरेक्ट रिलेशन का डायग्राम हमेशा इसी तरीके से बनता है, यानी इनकम बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ये इनकम है, ये इन्वेस्टमेंट है, इनकम और बढ़ा दी, इन्वेस्टमेंट और बढ़ गया, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करेगा। समझ में आया। अब आते हैं हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स, यहां पे कीन्स क्या कहते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट दैट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी ये कभी चेंज नहीं होता। आपकी इनकम बढ़ो या न बढ़ो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये उतना ही रहेगा जितना है। एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। यानी आपने मान लीजिए कि आपकी इनकम थी सब 100 और आपका जो इन्वेस्टमेंट था मान लेते 60 का था। आपकी इनकम कितनी हो गई, 200 हो गई, फिर भी इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, 60 रहेगा। आपकी इनकम मान लो 300 हो गई, फिर भी इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, 60 ही रहेगा। तो इसे बोलते हैं सब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। समझ में आया। तो दोस्तों यहां पर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमेशा कैसा रहता है, सब कांस्टेंट रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहेगा। ये कौन बोलते हैं, सब कीन्स बोलते हैं। और आपको एक खास बात बताऊं कि हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़ना है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ही पढ़ना है, यानी हमको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को नहीं आगे समझना। यानी जब भी आपके सामने इन्वेस्टमेंट नाम का वर्ड आएगा या इन्वेस्टमेंट आएगा तो या क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इन्वेस्टमेंट आएगा तो आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट मानना है कि वो इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा, सब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि कीन्स थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ किसको जगह दी गई है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को जगह दी गई है। समझ में आया। तो दोस्तों इसका डायग्राम कैसा बनेगा, मान लीजिए ये हमारा एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। यहां इनकम दिखाते हैं, यहां इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। इनकम 0 है, इन्वेस्टमेंट फिर भी कितना है, सब 60 रहेगा। इनकम बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट फिर भी कितना रहेगा, 60 रहेगा। इनकम और बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट 60 रहेगा। इनकम और बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट 60 रहेगा। इनकम और बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट 60 रहेगा। तो इस तरीके से कुछ जाएगा। तो यहां पर ये जो इन्वेस्टमेंट की जो लाइन बनेगी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल बनेगी साहब ये, तो इसे बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट। तो जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है वो भाई साहब इस तरीके से डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में। लेकिन जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है और ये कांस्टेंट रहता है, या इनकम के बढ़ने पर ये चेंज नहीं होता है। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया, बढ़ते हैं हम आगे। चलिए जी, यहां पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे साहब एडी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बीच, यानी एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट के बीच। समझ में आया। आइए मेरे साथ साथ। तो देखिए दोस्तों यहां पर ना हम एक पहले शेड्यूल बनाते हैं, तो आप भी मेरे साथ साथ एक शेड्यूल बनाइए बहुत प्यारा सा। तो पहले लिखेंगे हम यहां पर सब इनकम, दूसरे में लिखेंगे साहब हम कंजम्पशन,
तीसरे में लिखेंगे साहब हम इन्वेस्टमेंट, और चौथे में लिखेंगे साहब हम एडी यानी एग्रीगेट डिमांड, और एडी इक्वल टू क्या होता है सी प्लस आई। ये आप बनाइए। तो सब इनकम लेवल आप लिखिए 0 और कंजम्पशन यहां पर बनाइए आप। कंजम्पशन कितना लिखेंगे हम, तो कंजम्पशन लिख देते हैं यहां पर 60। इनकम बढ़ा देते हैं, वही 100 अभी वाला ले लेते हैं अपना शेड्यूल पूरा। ये हो जाएगी साहब हमारी 140, यहां कर देते हैं 200, तो ये हो जाएगा साहब हमारा 220, ये कर देते हैं 300, तो ये हो जाएगा साहब हमारा 300, ये हो जाएगा साहब हमारा 400, तो ये हो जाएगा 380, ये कर देते हैं हम साहब 500, तो ये हो जाएगा 460। ओके जी, तो ये हमने कंजम्पशन और इनकम को यहां पर ले लिया साहब। इन्वेस्टमेंट भी हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ऐसे ही, तो इन्वेस्टमेंट हम ले लेते हैं साहब 60, और इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा कीन्स के अकॉर्डिंग, अभी हमने पढ़ा था ऑटोनोमस, तो साहब ये हर जगह 60 ही रहेगा, हर लेवल पर 60 60 60 60। ठीक है जी। अब आप लोग मेरे साथ साथ एडी बताएंगे साहब, यहां पर एडी कितना आएगा, तो आइए एडी निकालते हैं। तो दोस्तों यहां एडी कितना होगा सर, यहां एडी होगा 60, यस या नो, यानी सी प्लस आई, दोनों को प्लस कर दिया 60 हो गया। अच्छा आगे चलते हैं साहब, यहां एडी कितना होगा बताइए, यहां 140 और 60 कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा साहब 200, ये एडी हो गया हमारा। आगे चलते हैं साहब, आगे कितना होगा साहब 220 और 60 कितना हो जाएगा, तो साहब ये हो जाएगा 280, यहां कितना हो जाएगा साहब 360, यहां कितना हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा 440, यस, यहां कितना हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा साहब 520। तो ये हमारा एडी आ गया, ये हमने क्या निकाल दिया साहब, एडी निकाल दिया। अब हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो दोस्तों इसमें दो एक्सिस दे रखे हैं, हमने ये मान लिया एक्स एक्सिस और इसको मान लीजिए आप वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, इनकम लिखेंगे, तो यहां लिखते हैं हम इनकम, और यहां लिखते हैं हम बाकी चीजों को, एडी को भी यहां लिखेंगे हम, इसके साथ सी को भी यहां लिखेंगे कॉमा लगा के, और आई को भी हम यहां लिखेंगे। तो तीनों चीजें हम कहां लिख दी हमने, वाई एक्सिस पे। अब दोस्तों जब यहां पे आप प्लॉटिंग करो है ना, तो आप यहां तो ये इनकम तो क्लियर 0 से स्टार्ट हो रहा है 500 तक जा रहा है, तो ये गैप ना बहुत अच्छे से आप लोग ना स्केल से बनाइएगा, ये गैप बहुत अच्छे से होना चाहिए है ना, ये ऐसे करके गैप बनाइएगा। तो बताइए यहां पर कितना हो गया सब, 100 हो गया, यहां पर हमारा 200 हो गया, यहां हमारा 300 हो गया, यहां हमारा सब 400 हो गया, यहां हमारा 500 हो गया। तो हमने इनकम को प्लॉट कर दिया साहब। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है साहब, यहां पर कंजम्पशन और ये दे रखे हैं। तो दोस्तों मैं एक आपको सजेशन देता हूं कि जो आप यहां पर इस लाइन पर जो आप प्लॉटिंग करो नंबर्स की, वो हमेशा कंजम्पशन के बीच में जो डिफरेंस है ना, इसके बेसिस पे कर देना। तो बताइए कंजम्पशन के बीच में क्या डिफरेंस है, यहां पर 80 का डिफरेंस है, देख लीजिए आप। तो हम 80 का डिफरेंस ले लेते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, देखिए कितने हैं सब, 1 2 3 4 5 6, 6 है, एक और बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इनको ना थोड़ा कम कर लेते हैं। पहला हम यहां ले लेते हैं, दूसरा हम यहां ले लेते हैं, तीसरा हम यहां ले लेते हैं, चौथा हम यहां ले लेते हैं, पांचवा हम यहां ले लेते हैं, और छठा हम यहां ले लेते हैं। तो दोस्तों यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा सब 80, यहां 160, 240, 320, 400 और 480। ठीक है जी, देखो 460 तक लास्ट है ना यहां पर, तो ये ले लिया हमने। चलिए अब मुझे बताइए कि अब हमें क्या करना है साहब। अब हमें सबसे पहले, अच्छा 520 तक भी जा रहा है तो एक और ले लीजिए, आगे ऊपर एक और ले लीजिए यहां पे। तो ये कितना हो गया, 560। ठीक है साहब, चलिए अब मुझे बताइए प्लॉटिंग करें, तो सबसे पहले हम सी की प्लॉटिंग करते हैं, सी को लिखते हैं। ठीक है, आइए। तो जब हम सी की प्लॉटिंग करेंगे साहब इसमें, तो देखिए मेरी बात ध्यान से, सी 0 पे कितना 60 है, तो 0 पे 60, यानी कि यहां पर थोड़ा सा नीचे होगा, यहां पर 60। ओके, यानी कि ये ठीक आधा 40 का डिफरेंस चलेगा, यानी 80 का आधा 40 होता है, तो 40 से थोड़ा ऊपर करेंगे हम, तो यहां बन जाएगा लगभग ये 60। तो दोस्तों यहां पर ये कितना दिखाएंगे हम, ये 60 दिखाएंगे, और ये 60 क्या है हमारा, ऑटोनोमस कंजम्पशन। यस या नो, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, 60 हमारा पहला प्लॉट हो गया 0 to 60। अब 100 पे 140, तो 100 ये है, और 140 कहां होगा साहब, 140 हमारा
हल्का सा नीचे होगा 160 के, तो हम इस तरीके से जाएंगे और यहां प्लॉट कर देंगे साहब। ये हमने यहां पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं 200 पे कितना है साहब 220, तो 200 पे चलिए और 220 240 के थोड़ा सा नीचे होगा, तो हम यहां लिख देते हैं। आप स्केल से करेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा। वैसे हालांकि इनको ना प्लॉटिंग के हिसाब से मेजर करना जरूरी नहीं है ना, मैं आपको बता दिया थोड़ा सा करके कि कैसे करेंगे। आप क्या करना, आप बस स्टार्टिंग पॉइंट देख लेना इस तरीके से। स्टार्टिंग पॉइंट आपने यहां से देख लिया और यहां से ये कंजम्पशन कर्व आप इस तरीके से बना देना। ये हमारा सब कंजम्पशन कर्व हो गया, ठीक है। ये कौन सा कर्व हो गया हमारा कंजम्पशन कर्व। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट जरा देखो, ये 60 60 60 है, तो इन्वेस्टमेंट भी यहां से स्टार्ट होगा और यहां भी ये 60 रहेगा, यहां भी 60 रहेगा। तो इस तरीके से ये इसकी भी पैरेलल लाइन बनेगी आगे के लिए, यानी 60 60 चलता जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक पैरेलल लाइन बना देते हैं, किसके, एक्स एक्सिस के। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल बना दिया साहब, ये हो गया हमारा आई। आप स्केल से बनाएंगे बिल्कुल सीधी लाइन आएगी ये, और आप भी सीधी बनाने की ही कोशिश करना। मैंने कोशिश तो बहुत की है सब सीधी बनाने के लिए, ठीक है जी। ये लीजिए, तो ये बन गई आपकी साहब इन्वेस्टमेंट की लाइन, ओके। चलिए ये इन्वेस्टमेंट की लाइन हो गई हमारी। अब चलते हैं हम एडी पे। तो दोस्तों एक बात बताओ, एडी में क्या ऐड हो रहा है हमारा। एडी देखा जाए तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है, तो यहां पर कंजम्पशन तो यहां तक थी और इसमें 60 और ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, इन्वेस्टमेंट भी बन जाएगा, इसमें मिल जाएगा। तो एडी में यानी कि सी में अगर हम इन्वेस्टमेंट प्लस करते जाएं तो क्या बन जाएगा हमारा, एडी बन जाएगा। तो ये सी लाइन है पूरी, सी लाइन में अगर हम इन्वेस्टमेंट प्लस करते जाएं तो क्या बन जाएगा हमारा, एडी बन जाएगा। तो जरा देखिए यहां पर क्या है 60 है, अब अगर हम इसमें 60 प्लस कर दें इसमें तो 20, तो ये बचा हुआ है तो 40, लगभग 40 आधा ये हो गया, यहां जाएगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर अब एडी की लाइन बनाएंगे। तो जो एडी की लाइन बनेगी साहब, वो एडी की लाइन यहां से स्टार्ट होगी, यहां से, यानी कि यहां पर एडी हमारा कितना आ जाएगा साहब, ओ एडी हमने यहां गलत लिख रखा है, 60 प्लस 60 120 आएगा यहां पर एडी। ओ माय गॉड, ये 120 होना चाहिए यहां पर, ओके। तभी मैं सोच रहा था कि यहां पे 60 से कैसे स्टार्ट हो सकता है, तो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो एडी कहां से स्टार्ट होगा साहब, यहां से स्टार्ट होगा। तो ये 120 से स्टार्ट कर रहे हैं साहब हम एडी को, ओके। और ये बिल्कुल इसके पैरेलल में जाएगा सी के, यानी सी जो लाइन है इसके पैरेलल में जाना चाहिए पूरा ये एडी। तो जब हमने सी का डायग्राम बनाया है कंजम्पशन का, उसी के पैरेलल जाना चाहिए। पैरेलल मतलब साहब इनके बीच में जो गैप है ये हर जगह सेम होना चाहिए, कहीं कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सी में जितना हम प्लस कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट ही तो हो रहा है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट तो कॉमन है, तो गैप भी कैसा रहना चाहिए, कॉमन रहना चाहिए। तो ये किसको शो कर रहा है साहब, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है। और देख लीजिए यहां से यहां तक जो रहेगा ये 60 हमने और ऐड कर दिया, तो ये 120 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एडी का ग्राफ, समझ में आ गया साहब। तो ये रिलेशन हो गया साहब हमारा किसका, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड एडी, समझ में आ गया जी। तो बना लीजिए इसको, बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों नोट कर लिया इसको, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैन नेवर बी जीरो, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता है ना। यानी कि इनकम लेवल बिल्कुल जीरो होगा तो भी कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ होगा, जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन के नाम से बोल रहे थे, राइट। तो हमारी इनकम भले ही खत्म हो जाए लेकिन वहां भी क्या रहेगा, मिनिमम कंजम्पशन तो रहेगा ही रहेगा। इट इज एसेंशियल इवन व्हेन इनकम डज नॉट परमिट, यानी इनकम है ही नहीं फिर भी ये होगा ही होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं सब, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको हम सी वार से डिनोटेड करते हैं आगे। पास्ट सेविंग एंड बोरोइंग्स मे बी द सोर्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर, यानी कि जो ऑटोनोमस कंजम्पशन हो रही है ये कहां से हो रही है, हमारे पास पैसा तो इनकम तो है नहीं इस महीने, तो हम यूज कहां से कर रहे हैं, पिछले महीने की सेविंग रखी होगी या हमने किसी से उधार ले लिया होगा। भाई इनकम नहीं है तो भी हम भूखे थोड़ी मरेंगे, किसी से उधार लेंगे या पिछले महीने का हमने सेव करके रख लिया होगा उससे हम खाएंगे, यस या नो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। आगे, इन्वेस्टमेंट इज एज्यूम बी कांस्टेंट रेस्पेक्टिव द लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमेशा हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा चाहे इनकम कितनी भी हो। इसको हम क्या बोलते हैं सब, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है,
कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती, हेंस एडी ऑल्सो कैन नेवर बी जीरो। एक बात बताइए कि इनकम अगर जीरो है, राइट, इनकम कितना है हमारा, जीरो है, तो यहां पर जो हमारा सी है वो तो 60 है ही, यस या नो, 60 है। अब आप इन्वेस्टमेंट अगर कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट, फिर भी जो एडी होगा वो एडी कम से कम 60 तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि एडी में क्या आता है सब, एडी में आता है आपका सी प्लस आई, तो सी तो हमारा 60 आ ही जाएगा, तो एडी क्या कभी जीरो होगा, नो, एडी नेवर जीरो। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि एडी ऑल्सो कैन नेवर बी जीरो बिकॉज एडी इज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, और कंजम्पशन इसमें ऐड हो जाएगा, तो एडी कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इन पॉइंट्स को भी दोस्तों नोट कर लीजिए। चलिए जी, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए दोस्तों, तो एडी समझ लिया, अब समझते हैं हम एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई को। तो आइए देखिए क्या लिखा है इसमें, एग्रीगेट सप्लाई मींस द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced within an economy at a given price level with a certain period of time। देखिए दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, अभी जो हमने एडी पढ़ा था, एडी हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ये कंज्यूमर थे, हाउस होल्ड, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। अब एक बात बताइए कि अगर कंज्यूमर क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ये एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो हमने इसके जो एक्सपेंडिचर हो रहे थे कहां कहां, एक तो हाउस होल्ड के द्वारा और एक फर्म्स के द्वारा, तो इन दोनों को हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, यानी सी प्लस आई, इन दोनों को हम प्लस कर रहे थे, तो क्या बन रहा था साहब, हमारा एडी का फॉर्मूला बन रहा था। अब एक बात बताइए मुझे कि अगर आप खर्च कर रहे हो, एक खर्च कर रहा है, तो दूसरे किसी इंसान की तो इनकम होगी, यस या नो, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या हो रहा था, पैसा घूम के जा रहा था, पैसा घूम रहा था पूरा, यानी एक का खर्चा है तो दूसरे की इनकम हो गई हो, तो जो पैसा आप खर्च कर रहे हो वो प्रोड्यूसर की क्या हो गई, इनकम हो गई। तो अगर हम सारे खर्चों को जोड़ रहे थे तो क्या निकल के आ रहा था, हमारा एग्रीगेट डिमांड निकल के आ रहा था। दोस्तों, अगर ये सारी इनकम को जोड़ दो तो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी, अगर हम इनकम्स को जोड़ देते सारी तो क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम बन जाएगी। तो प्रोड्यूसर के पास जो सारा का सारा पैसा आ रहा है उसको जोड़ दो तो क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम बन जाएगी। तो दोस्तों यहां पर देखिए कि जो नेशनल इनकम है वाई, ये क्या है, जो प्रोड्यूसर के पास पूरा पैसा आ रहा है। अब एएस जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई और कुछ नहीं, ये क्या है, नेशनल इनकम ही तो है, तो एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है नेशनल इनकम के। ओके, अब देखो हमारे पास पैसा कौन सा आ रहा है, जो आप लोगों ने कंज्यूम किया, यानी आप लोगों ने जो कंज्यूम किया वो अपनी इनकम में से, मान लो आप लोगों की कुछ इनकम हुई, आपने उसमें से कुछ क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, लेकिन कुछ बचा के रख लिया, तो जो कंज्यूम किया है आपने और जो सेव कर लिया उसका टोटल कर दो तो वो क्या हो गई, नेशनल इनकम हो गई। और नेशनल इनकम ही क्या होता है साहब, एग्रीगेट सप्लाई होता है। तो यहां पर जो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा साहब, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग। इट इज क्लियर, समझ में आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो सेविंग फंक्शन है, सेविंग इज इक्वल टू क्या है, फंक्शन वाई, यानी कि जब जब इनकम चेंज होगी हमारी सेविंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो सेविंग किस पर डिपेंड है, इनकम पर डिपेंड है। देख लेते कैसे, आइए मेरे साथ साथ। मान लीजिए कि यहां पर जो हमारी इनकम है वो 0 है, उसके बाद इनकम हो जाती है हमारी 100, उसके बाद इनकम हो जाती है हमारी 200, उसके बाद इनकम हो जाती है हमारी 300, उसके बाद इनकम हो जाती है हमारी 400, उसके बाद इनकम हो जाती है हमारी मान लेते हैं 500। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि जब हमारी इनकम बढ़ रही है, राइट, तो हम अगर लास्ट वाले एडी को देखें तो एडी में कंजम्पशन यूज हो रहा था, सी यूज हो रहा था। तो अगर हम सी की बात करें तो सी यानी कि 0 इनकम पर भी कुछ ना कुछ था, यानी कितना था सी साहब, 60 ले लेते, लास्ट वाले एग्जांपल को 60 था। उसके बाद हम सी को क्या कर रहे थे, 80 से बढ़ा रहे थे, तो ये कितना हो गया था, 140 हो गया था, यस या नो। उसके बाद सी क्या हो गया था सब हमारा, जल्दी से बताइए, 220 हो गया था, उसके बाद 300 हो गया था, उसके बाद 380 हो गया था, और उसके बाद 460 हो गया था। ये हमारा सी हो गया था, यस या नो।
तो दोस्तों हमने सी को तो समझ लिया है, यानी एग्रीगेट सप्लाई में कंजम्पशन को हम पहले सीख चुके हैं, हमें समझना सेविंग को है। तो आइए एक बात बताइए, आप अगर 500 रुपए कमा रहे हैं और आप 460 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो बताइए आप कितना रुपया बचा रहे हैं। तो साहब यहां पर हम जो सेविंग कर रहे हैं वो 40 रुपए की कर रहे हैं। यस या नो? अगर आप 400 रुपए कमा रहे हैं और अगर आप 380 रुपए खर्च रहे हैं, तो बताइए आप कितनी सेविंग कर रहे हैं? 20 रुपए की सेविंग कर रहे हैं। यस या नो? आगे चलिए, 300 रुपए कमा रहे हैं, पूरा का पूरा 300 रुपए खर्च कर रहे हैं, जीरो सेविंग है आपकी। ओके, अगर आप 200 रुपए कमा रहे हैं, 220 सेविंग कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप 200 रुपए कमा रहे हैं और 220 खर्च कर रहे हैं, तो सर हमारी इनकम तो 200 है, 220 कैसे खर्च कर सकते हैं? अभी सीखा था हमने, जो 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं वो कहां से आ रहे होंगे? सेविंग से आ रहे होंगे। तो साहब हमारी सेविंग यहां पर माइनस का 20 होगा। बोलो यस या नो? आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे 140 हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारी इनकम कितनी है? यहां पर हमारी 100 इनकम है, तो साहब यहां पर माइनस का 40 हमारा कहां से आ रहा होगा? सेविंग से आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे, जीरो इनकम पर भी हम कितना कम खर्च कर रहे हैं? 60, तो ये माइनस का 60 हमारा कहां से आ रहा होगा? सेविंग से आ रहा होगा। यस या नो? तो दोस्तों ये हमारा सेविंग है। अब जरा देखिए, मैंने क्या बोला था? सेविंग किस पे डिपेंड करती है? इनकम पर। इनकम चेंज होगी, सेविंग चेंज होगी। तो देखो हमने दोस्तों पहले हमारा इनकम जीरो है, तो सेविंग नेगेटिव कितना हो रहा है? हमारा 60 हो रहा है। लेकिन जैसे हमारी इनकम बढ़ी, सेविंग हमारा नेगेटिव कितना हो रहा है? 40 हो रहा है। हमारी सेविंग चेंज हो गई, हमारी इनकम और बढ़ी, हमारी सेविंग फिर से चेंज हो गई। हमारी इनकम और बढ़ी, यहां पर जीरो, यानी कि अब हम सेविंग से बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हमारी इनकम और बढ़ी, अब हम सेविंग में और डाल रहे हैं। हमारी इनकम और बढ़ी, हम सेविंग में और डाल रहे हैं। तो यानी कि इनकम के चेंज होने से सेविंग चेंज हो रही है। ये चीज क्लियर हो गई? ओके साहब, ये जो हम कर रहे थे इसे क्या बोल रहे थे हम? ऑटोनोमस कंजम्पशन बोल रहे थे। जब तक हमारी इनकम जीरो थी, तो यहां पर कौन सी कंजम्पशन थी? ये ऑटोनोमस कंजम्पशन। मेरा इसको समझाने का काम नहीं है, लेकिन जहां पर सेविंग नेगेटिव है इसको हम क्या बोलेंगे? तो साहब इसको बोलेंगे डिस सेविंग। इसको बोलेंगे हम डिस सेविंग। और जहां सेविंग जीरो है तो इसको बोलेंगे सेविंग जीरो। और जहां पर सेविंग पॉजिटिव है तो सब इसको बोलेंगे पॉजिटिव सेविंग। इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव सेविंग। ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को? चलिए, तो दोस्तों अब हमारा यहां पर जो एग्रीगेट सप्लाई का जो फॉर्मूला बनेगा, एएस इजिकल टू क्या होगा? सब एएस होगा सी प्लस एस, यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो दोस्तों अगर हम एएस निकालें अब यहां पर, तो मैं इसको रफ कर देता हूं और यहां पर मैं एएस निकालता हूं। तो आइए एएस निकालते हैं। तो दोस्तों जरा देखिए एएस, यानी कि आपको कंजम्पशन को प्लस करना होगा सेविंग में। तो 60 प्लस का और 60 माइनस का जीरो हो गया, 140 प्लस का और 40 माइनस का 100 हो गया, 220 प्लस का और 20 माइनस का 200 हो गया, 300 प्लस का और 0 माइनस का 300 हो गया साहब, 380 का साहब प्लस का और 20 प्लस का, तो कितना हो गया यहां पर? ये 400 हो गया साहब। आगे 460 प्लस का और 40 भी प्लस का, ये 500 हो गया साहब। तो ये क्या बन गया? हमारा एएस बन गया, यानी एएस इज इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस एस। ओके जी। अब जरा देखिए यहां पर जादू क्या हुआ है साहब। यहां पर हमारी जो इनकम है, ये देखिए इनकम किसके बराबर है? एएस के। तो हमें इसको जोड़ के निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप इनकम को ही यहां पर चेप दो, वही क्या बन जाएगा? हमारा एएस बन जाएगा। और देखो वही यहां लिखा हुआ है, एएस हमेशा क्या होता है? बराबर होता है किसके? इनकम के। तो देख लीजिए यहां पर एएस क्या है? बराबर है किसके? इनकम के। यस या नो? समझ में आ गया दोस्तों? तो अभी फिलहाल ये चीज आपको क्लियर हो गई हो तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम डायग्राम देखेंगे इसका। चलिए जी, नोट कर लिया यहां तक? आइए, तो दोस्तों जब हम डायग्राम पर सेविंग को दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे साहब? ये हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगी, यानी नीचे से स्टार्ट होगा। तो हमेशा जो सेविंग कर्व बनेगा वो आप नेगेटिव से, यानी कि यहां से इस तरीके से स्टार्ट करेंगे और वो स्केल से मेजरमेंट लेके जैसे भी आपका बनेगा उस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर जो सेविंग कर्व बनेगा वो सब नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ये आप हमेशा याद रखेंगे। यानी जहां तक सेविंग नेगेटिव है उतना ही ये कितना आएगा? सब नेगेटिव में आएगा। और जहां पर क्या होगा? सब सेविंग जीरो हो जाए, जहां पर सब सेविंग जीरो हो जाएगी तो सेविंग जीरो यहां पर ये
इनकम को टच करेगा कि वहां पर हम पूरा का पूरा खर्च कर रहे हैं। अभी हम समझेंगे आगे ब्रेक इवन वाले पॉइंट में हम समझेंगे अच्छे से इसको। तो सेविंग कर्व अभी आपको ये देखना है कि हमेशा ये कहां से स्टार्ट होगा, नेगेटिव से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से सेविंग कर्व बनेगा। एक चीज दोस्तों और मैं समझाता हूं आपको कि जो स्लोप ऑफ सेविंग कर्व होता है, यानी जो चेंज हो रहा है सेविंग कर्व में, वो क्या होगा। तो स्लोप ऑफ सेविंग कर्व का फॉर्मूला होता है साहब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, यानी स्लोप ऑफ सेविंग कर्व क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। और इसका दूसरा नाम क्या है साहब, एमपीएस। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है, एमपीएस। तो ये आगे यूज होगा, ये फॉर्मूला भी यूज होगा, तो ये हम आगे देखेंगे। अब दोस्तों सेविंग कैसे निकालते हैं, सेविंग का फॉर्मूला क्या है। तो सेविंग का फॉर्मूला भी मैं आपको दे देता हूं यहां पर, उसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सब सेविंग इज इक्वल टू होती है माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि अगर सी नीचे जाएगा तो ये माइनस का ऑटोनोमस हो जाता है साहब, प्लस 1 माइनस बी, ये होता है सब स्लोप, यानी स्लोप क्या बोला जाएगा, ये 1 माइनस बी, ओके, इनटू वाई। तो ये सब हमारा सेविंग का फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट है साहब हमारा अगला, वाई ए एस इज 45 डिग्री लाइन। ए एस को आप कैपिटल में कर लीजिएगा, ए एस, ओके। वाई ए एस इज 45 डिग्री लाइन। ए एस 45 डिग्री लाइन क्यों बनाता है, ये हमको समझना है। आप दोस्तों एक बात बताइए मुझे, इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो जितना इनकम बढ़ेगी एक एक्सिस पे, उतना ही दूसरे एक्सिस पे क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है जी, ये 0 है। तो अगर मान लो कि ये 0 से 100 हो रहा है, 200 हो रहा है, 300 हो रहा है या 400 हो रहा है, तो जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो ही तो इनकम होती है। ए एस इजिकल टू, अभी हमने क्या समझा था, ए एस इजिकल टू क्या होता है, वाई होता है। तो बताओ अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारा ए एस भी तो उतना ही बढ़ेगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, यहां पर 100, 200, 300, 400 इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर अगर इसे मार्क करेंगे तो इस तरीके से मार्क होगा साहब, यस या नो, ये इस तरीके से बनेगा साहब, ये इस तरीके से बनेगा। तो बताइए यहां पर जो ये बन रहा है कर्व, तो ये यहां से टच होता हुआ जा रहा है सभी। तो इसीलिए ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ये कितने डिग्री का बन रहा है साहब, 45 डिग्री का बन रहा है। क्यों, क्योंकि इस लाइन को दोनों ही साइड से, दोनों ही एंगल से, अगर हम यहां से देखें एक्स एक्सिस से तो भी बराबर डिस्टेंस है, और अगर हम वाई एक्सिस से देखें तो भी बराबर डिस्टेंस है, क्योंकि इसीलिए ये हमारा 45 डिग्री लाइन ड्रॉ कर रहा है, ए एस का कर्व। तो इसे क्या बोलेंगे साहब हम, ए एस या इनकम। ये दोनों का ही कर्व है, ये हमेशा 45 डिग्री रहेगा, याद रखिएगा आप लोग इसे, ठीक है जी। चलिए तो इसमें लिखा हुआ क्या है वो भी हम देख लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, ये भी हमने समझा था। यानी एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, यानी कि मनी वैल्यू जो हमारे गुड्स के द्वारा हमको मिली है, फाइनल गुड्स के द्वारा। आप willing to supply in the economy during the fiscal year before giving reason why AS is 45 degree, इसको भी कैपिटल कर लीजिएगा आप, AS, ठीक है जी, इस 45 डिग्री लाइन वी मस्ट नो डेट, हमको एक पता है कि हमारी इनकम बराबर होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग, यस या नो। यानी हमको अगर कोई पैसा और 100 रुपए की हमारी इनकम है मान लो, और हमने अगर उसमें से 80 खर्च कर दिया तो बचा कितना लिया, मान लीजिए ऐसे यहां समझते हैं हमारी वाई कितना है सब 100 रुपए की है, ठीक है, हमने इसमें से खर्च कर दिया 80 रुपए, ये कंजम्पशन हो गई, तो हमने सेव कितना कर लिया 20 रुपए। तो बताइए यहां पर क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस हो गया। वही चीज यहां बोल रहा है कि हमेशा क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस होता है। ओके, इसमें अलग अलग ये बता दिया है कि y क्या नेशनल इनकम है, c क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, s क्या सेविंग है, और as क्या c प्लस एस, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इज ऑब्टेन्ड बाय adding consumption and saving, so we can say AS is equal to क्या हमारा Y। देखो अब यहां पे इसे ध्यान से देखना, each point on AS line, यानी ये हमारी AS लाइन है, ठीक है, AS लाइन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सिस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो है ये और ये वाली डिस्टेंस जो है ये आपस में कैसी है साहब, बराबर है। ये दोनों ही डिस्टेंस आपस में कैसी है, बराबर डिस्टेंस है। ओके, वही यहां लिखा है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सिस एज लाइन
बाइसेक्ट द 90 डिग्री। अच्छा देखिए यहां पर ये जो लाइन इस तरीके से जा रही है, ये कहां टच कर रही है इसको, 90 डिग्री पे। ये जो एंगल बन रहा है, ये कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री पे। यहां पर भी ये जो एंगल बन रहा है साहब, ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, सब बाइसेक्ट हो रहा है। इसीलिए एक्स एक्सिस शोज लेवल ऑफ इनकम एंड वाई एक्सिस शोज कंजम्पशन प्लस सेविंग। यानी ये इनकम है और ये कंजम्पशन प्लस सेविंग, यानी सी प्लस एस तो है, तो ये भी इनकम, दोनों आपस में कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अंडर कीन्स थ्योरी हमेशा इनकम बराबर होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग के, तो है एज इज 45 डिग्री लाइन। तो दोस्तों कभी कभी पूछने के लिए आ जाता है, तो इस तरीके से आपको अंग्रेजी लिखनी होगी वहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब, यानी ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी क्या होता है और कैसे निकाला जाएगा, इसको हमें देखना है। तो आइए पहले हम टेबल बनाते हैं, वही अपना शेड्यूल बनाते हैं पुराना वाला जो हम बनाते आ रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाते हैं इनकम, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। इनकम का शेड्यूल हो गया यहां पर। अब बनाते हैं हम कंजम्पशन। बताइए 0 इनकम पे कंजम्पशन हम कितनी लेके चल रहे थे, 60। 100 पे कितनी लेके चलेंगे साहब हम, 100 पे हो रही थी हमारी 80 का डिफरेंस ले रहे थे, 80 का ले लेते हैं 140, 220, 300 और यहां पर कितनी हो गई, 380 और यहां 460। ये हमारी कंजम्पशन हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब ले लेते हैं साहब हम क्या लें, अब ले लेते हैं हम सेविंग। आप बताइए अगर आपकी इनकम 0 है तो यहां पर सेविंग माइनस का 60 हो जाएगा, -60। आगे आइए, इनकम 100 तो यहां पर कितना हो गया सब, -40। आगे आइए 200, 220, यहां पे भी क्या हो गया सब, -20। यहां पर 0 और यहां पर कितना हो गया सब, यहां पर हो गया सब 20 पॉजिटिव और यहां पर कितना हो गया सब, यहां पर हो गया भैया 40 पॉजिटिव। ये हमारा क्या निकल के आ गया साहब, एस निकल के आ गया। अब एएस निकाल देते हैं, तो एएस तो यानी सेम होगा इनकम के, ये सेम ही रहेगा। तो बताइए 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है जी। तो दोस्तों यहां पर जब आप इसको बनाएंगे, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो हम यहां मानेंगे इसको एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। दोस्तों यहां पर हम इनकम लिखेंगे यानी y, ये 0 से स्टार्ट होगा साहब, और यहां पे लिखेंगे हम AS, C, ये दोनों चीजें लिखी जाएंगी यहां पर, और S। ठीक है जी, ये तीनों चीजें यहां पे लिखी जाएंगी। AS यानी एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन एंड सेविंग। अब दोस्तों यहां पर यानी कि जब हमारी इनकम 0 है तो हमारी कंजम्पशन ऑटोनोमस है, तो यानी 60। तो दोस्तों 60 के लिए मान लेते हैं ऐसे यहां से स्टार्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। और उसी पे सेम गैप में हमारा एस नीचे से यानी नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो यानी कि हम सेम गैप रख लेते हैं, ये 60 से यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम यहां पर ये 60 से स्टार्ट करेंगे और ये भी हम सेम गैप, ये गैप आप सेम रखना, लगभग थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया है गैप, या थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं समझने के लिए, यहां रख लेते हैं, तो इतना ही गैप लगभग हम यहां से स्टार्ट कर देंगे सेविंग को, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम बनाएंगे इनकम का डायग्राम, ठीक है। तो हमने जब इनकम का डायग्राम बनाया साहब, तो इनकम का डायग्राम वही 45 पे बनेगा साहब। ये आपने स्केल से बनाना, ये लीजिए। तो ये साहब AS इजिकल टू वाई, ये इनकम का डायग्राम बन गया। आप स्केल से बनाना पूरा अच्छा सीधा तरीके से, ठीक है जी। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से कि अब आप बनाएंगे किसका, कंजम्पशन का, और ध्यान से देखिए कंजम्पशन एक पॉइंट पे क्या कर रही है साहब, इनकम को इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखिए यहां पर कंजम्पशन और इनकम आपस में क्या है, बराबर है, और वहां पर हमारा सेविंग क्या है साहब, 0 है। तो जहां पर कंजम्पशन आपस में, कंजम्पशन और इनकम आपस में बराबर हो और सेविंग 0 हो, इसी को हम क्या बोलते हैं साहब, इसी को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यही बीईपी होता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस इनकम लाइन को कट करना है अभी कंजम्पशन लाइन से, तो इस तरीके से कट करती हुई जाएगी कंजम्पशन लाइन इनकम लाइन को, समझ में आया। तो जो ये पॉइंट बनेगा साहब, ये पॉइंट बनेगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। अब ये कर्व बनाने के बाद लास्ट में आप बनाएंगे सेविंग कर्व, और ध्यान रखें कि सेविंग कर्व
जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर जीरो होना चाहिए, यानी कि इनकम और कंजम्पशन जहां बराबर होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहां सेविंग जीरो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक हल्की सी ना बच्चों लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से और यहां टच करा देंगे। अब जो सेविंग कर्व हम निकालेंगे वो इस लाइन को यानी इसको टच करता हुआ यहां से निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा सेविंग कर्व। तो यहां पर एस इज इक्वल टू क्या हो गया, सब जीरो हो गया। बोलिए हाँ या ना। तो ये हो गया हमारा एएस कर्व, ये हो गया हमारा कंजम्पशन कर्व और ये हो गया हमारा सेविंग कर्व। अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा यानी कि एएस बराबर होगा सी के, यस या नो, यानी एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगी कंजम्पशन के या बराबर होगा इनकम के, यानी कंजम्पशन बराबर होगी इनकम के, यस या नो। तो वही देखने को मिल रहा है, यानी कंजम्पशन और हमारी इनकम लाइन दोनों आपस में क्या हो रही है, यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है। और जब हमारी जितना हम कमा रहे हैं उतना ही हम खर्च कर रहे हैं, तो हमारी सेविंग क्या हो गई, सब उस दिन की जीरो हो गई। तो ये जो लाइन यहां पर बन रही है, ये जो लाइन है यहां पर हमारी सेविंग जीरो शो होगी। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इस गैप को हम क्या बोलेंगे सब, सी बार, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन। इस गैप को क्या बोलेंगे सब हम, नेगेटिव सी बार। ओके, ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो ये हमारा डायग्राम पर रिप्रेजेंटेशन होगा, तो नोट कर लीजिए सब शेड्यूल के साथ में। शेड्यूल को आपको यहां पर रखना जरूरी नहीं है पूरा, आप डायरेक्ट बनाएंगे, बस ये 100 इस तरीके से होना चाहिए, याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ, और ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए मेरे साथ साथ। चलिए दोस्तों, तो यहां पर साहब हमें डेरिवेशन ऑफ एस फ्रॉम सी निकालना है और यहां पर हमें डेरिवेशन ऑफ सी फ्रॉम एस बनाना है। मतलब साहब हमें यहां पर डेरिवेशन ऑफ एस यानी सेविंग कर्व बनाना है कंजम्पशन कर्व से, और यहां पर हमें कंजम्पशन कर्व बनाना है सेविंग कर्व से। चलिए तो बनाते हैं सब। तो आप लोग क्या याद रखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो दोस्तों पहले हम यहां कंजम्पशन कर्व बनाएंगे और उससे हम सेविंग कर्व को ड्राइव करेंगे, ठीक है। आइए, तो दोस्तों यहां पर वही x, ये y। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पे इनकम कर्व बनाएंगे। तो हम इनकम कर्व बनाते हैं साहब। तो इनकम कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हो गया हमारा इनकम कर्व, y इज इक्वल टू AS। इसके बाद अब बनाएंगे हम कंजम्पशन कर्व, और दोस्तों कंजम्पशन कर्व इसको इंटरसेक्ट करता हुआ जाना चाहिए। तो यहां से हमने मान लीजिए ये बना दिया हमने कंजम्पशन C। ओके साहब, आइए अब बनाते हैं हम, इससे ड्राइव करना है हमको सेविंग कर्व। तो दोस्तों जहां पर इनका ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहां पर सेविंग क्या होता है साहब, जीरो होता है। तो हम ये बिंदी लेके आएंगे नीचे को इस तरीके से। तो दोस्तों जो सेविंग कर्व होगा जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ब्रेक इवन पॉइंट होगा, तो सेविंग कर्व इसको टच करता हुआ निकलेगा यहां से इस तरीके से। तो साहब ये बन गया हमारा सेविंग कर्व। आप स्केल से बनाएंगे, सीधा बनेगा, अच्छा बनेगा। ओके साहब, ये हमारा सेविंग कर्व ड्राइव हो गया। ओके, तो जहां पर ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा, बीईपी होगा, वहां पर एस इज इक्वल टू क्या होगा सब, जीरो होगा। समझ में आ गया? ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा यानी सी बार, और ये हमारा नेगेटिव सी बार। ओके, तो ये हमारा कंजम्पशन से हमने क्या ड्राइव किया है, सेविंग कर्व ड्राइव किया है। अब हम ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे किसको, कंजम्पशन को सेविंग से। तो आइए साहब पहले हम क्या निकालते हैं, यहां पर सेविंग कर्व बनाते हैं। तो दोस्तों सेविंग कर्व आपको पता है कहां से जाएगा सब, नेगेटिव से जाएगा, यस या नो। तो हम सेविंग कर्व पहले बना लेते हैं। तो हमने सेविंग कर्व इस तरीके से ड्राइव कर दिया, यस या नो। अब दोस्तों जो हमारा सेविंग कर्व बना है, ये यहां पर क्या होगा, सेविंग इज इक्वल टू जीरो होगा, यस या नो। मींस इस पॉइंट पर जहां पर ये y यानी इनकम लाइन को टच कर रहा है वहां पर हमारा सेविंग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बताइए मुझे कि यहां पर हमारे दोनों ही लाइन है, यानी कि कौन सी दोनों लाइन है, हमारी दोनों लाइन यानी इनकम लाइन और हमारी कंजम्पशन लाइन दोनों क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्ट होनी चाहिए। तो पहले मैं क्या करूं, तो पहले मैं ना यहां से क्या कर लूं, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं नीचे इस तरीके से, और मेरे को इस लाइन को टच करती हुई दोनों लाइनें बनानी है। कौन सी इनकम लाइन और कंजम्पशन लाइन। तो दोनों दोस्तों मैंने इनकम लाइन तो बनाई दी है, तो इसे बोलेंगे y इज इक्वल टू AS। अब मैं कंजम्पशन लाइन अगर बनाऊं तो कंजम्पशन लाइन इसको इस तरीके से टच करती हुई जानी चाहिए सर, इस तरीके से टच करती हुई जानी चाहिए। तो ये हो जाएगी हमारी सब कंजम्पशन कर्व। ओके, और ये वही ऑटोनोमस कंजम्पशन,
और ये हमारा नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये एक्स एक्सिस, यहां भी एक्स एक्सिस, और ये इनकम यानी वाई एक्सिस, इनकम। ओके साहब, यहां पर ये क्या है, यहां पर हमारा कंजम्पशन है। ओके, यहां पर हमारा क्या है, ये सेविंग है। ओके सब, सेविंग से हम किस पे आ रहे हैं, कंजम्पशन पे आ रहे हैं। ऐसे यहां पर ये क्या था, हमारा कंजम्पशन था, और कंजम्पशन से हम किस पे आ रहे थे, सेविंग पे आ रहे थे, उल्टा आ रहे थे। समझ में आया? तो दोस्तों इनको आप समझ लेना, बनाना कैसे हमने बनाया है। ओके, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक आज के लेक्चर में कंप्लीट होता है। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे यहां से आगे के पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच।